भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके धार्मिक क्रियाकलापों में, यानी जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, उसमें वो शामिल हो सकता है। तो ये व्यक्ति की मर्जी है कि वो उसमें शामिल हो या ना हो। ओके। कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई हमें फोर्सिबली लजा नहीं सकता वर्शिप करने के लिए। ओके। और कोई हमें फोर्सिबली रोक भी नहीं सकता वो वर्शिप करने से। नमस्कार, मैं ध्रुव फिर हाजिर हूँ आपके सामने प्रहरी की ओर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 लेके। और हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर राजीव मेजर साथ हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे बताएंगे। अभी तक की सीरीज़ में हमने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूलभूत जो हमारे राइट्स हैं उनकी, और बेसिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसकी बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने 2 फंडामेंटल राइट्स की बात की। हाँ, उससे आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, वेलकम डॉक्टर जी। गर्ग जी, हमने 2 फंडामेंटल राइट डिस्कस किए जी, जिसमें पहला था इक्वलिटी बिफोर लॉ जी, और दूसरा राइट टू फ्रीडम जी। और पिछले एपिसोड के शुरू में हमने बातचीत की थी कि हमारे पास कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा, वो है सेक्शन 23 और 24 में। जी। दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके। और इसमें जो सेक्शन 23 है उसमें ये कहा गया है कि देयर इज़ प्रोहिबिशन फॉर ह्यूमन बीइंग ट्रैफिक। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उस पर टोटली प्रोहिबिशन है, और फोर्स्ड लेबर पे भी जो है प्रोहिबिशन है इसमें। जी। एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब ये संविधान लिखा जा रहा था, हमारे जो सामाजिक हालात कुछ इस तरह के थे कि लोगों से बेगार करवाई जाती थी। बेगार एक फोर्स्ड लेबर है जिसके बदले में दिया कुछ नहीं जाता, बल्कि फोर्सिबली उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे हमारे समाज में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त श्रम की एक्सप्लॉयटेशन थी, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन। इसके विरुद्ध ये फंडामेंटल राइट बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी आदमी को फोर्सिबली लेबर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ओके। दूसरा ये था कि पुराने समय में फोर्सिबली ही बहुत से मज़दूरों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। जी। ताकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ को और एम्प्लॉयर को सस्ती लेबर प्रोवाइड करवाई जा सके, चाहे लेबर की मर्जी हो चाहे ना हो। तो ये जो था अपने आप में एक लोगों को बड़ी संख्या में उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए मजबूर करना विदाउट देयर कंसेंट, इस पर भी जो है एक प्रोहिबिशन लगाई गई। जी। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, इसके और भी कुछ संदर्भ बदले हैं विद द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, खास करके मेडिकल साइंसेज में, कि जो मानवीय अंग हैं उनकी जो इलीगल तस्करी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, उसको भी इन्होंने प्रोहिबिट किया। जैसे आजकल भी हम सुनते हैं कई बार किडनी वगैरह जो है वो कहीं भेज दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर सेक्शन 23 के अंदर प्रतिबंध लगाया गया कि ये इन ह्यूमन है, इन सारी चीज़ों पर जो है प्रतिबंध रहेगा। और ये सेक्शन 23 के अंदर ये राइट दिया गया उन लोगों को जिनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। पर डॉक्टर साहब, क्या जैसे आप बता रहे हैं, आप बताइए मैं ठीक समझ रहा हूँ कि नहीं, पर अब आज के संदर्भ में, आज आज़ादी के 75 साल बाद जी, या अब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 80 साल हो जाएंगे जी, ये रेलेवेंट है क्या? क्योंकि अब तो फोर्स्ड लेबर नहीं होती है ना जी, या अब वो स्थिति नहीं है जहाँ बंधुआ मजदूर थे। तो इसका रेलेवेंस प्रेजेंट स्टेज में कितना रेलेवेंट है, या इसका क्या दायरा बड़ा है, या इसको किस तरह देखा जाना चाहिए? देखिए गर्ग जी, हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटली रेडिकेट हुआ है। आप देखेंगे कई बार कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आती हैं जी। आप ये खास करके पंजाब में ये जो लोग बहुत डेयरी पालन करते हैं, इनके पास कई बिहार से और दूसरी जगह से मजदूर आते हैं, और बाद में कुछ संस्थाओं ने उनको जाकर के छुड़वाया भी है। जी जी जी। तो किसी न किसी रूप में बंधुआ मजदूरी है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो ईंट भट्ठा पे काम करने वाले लोग होते हैं, ये तकरीबन 90% लेबर बाहर से आते हैं जी।
और ये तो हमारे आसपास की घटनाएं भी हैं। मैं जब जॉब में था तो आज से 10-12 साल पहले की बात है कि कुछ पंजाब से लोगों ने आकर के किसी ईंट भट्टे का घेराव किया था, क्योंकि वहाँ पे ये बात निकल के आई थी कि पिछले 7-8 वर्षों से कुछ ऐसे लेबरर हैं जिनको ना तो घर जाने दिया गया, ना उनको भट्टे के उस पेरिफेरी से बाहर जाने दिया, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो ये ठीक है कि ये फंडामेंटल राइट मिलने के बाद और इसके अगेंस्ट लॉ बनने के बाद इन चीज़ों में कमी तो आई है जी। लेकिन पूरी तरह से ये चीज़ें इरेडिकेट नहीं हुई हैं। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में, वहाँ तो ये चीज़ें हैं नहीं। लेकिन अभी भी जहाँ पे रूरल बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो रूरल इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पे ये छोटी छोटी समस्याएं खास करके एग्रीकल्चरल जो लेबरर हैं उनके साथ, या किसी डेयरी फार्मिंग में काम करते हैं उनके साथ, और जो ईंट भट्ठा पे काम करते हैं उनके साथ, ये अक्सर आज भी हमें देखने में जहाँ मैनुअल लेबर है, जहाँ मैनुअल लेबर है और जहाँ पे प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। आप क्योंकि एक एडवोकेट भी हैं, अब इसी से एक मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है जी। कि जब हम बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, तो क्या उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि विद कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन? क्योंकि कई बार ये भी देखने में आता है कि जैसे आज के संदर्भ में या हम कोविड के बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉज भी डाइल्यूट कर दिए, वो कहीं ना कहीं इसी सेक्शन से प्रेरित होंगे, एक्सप्लॉयटेशन के, जो हमारी मौजूदा सरकार ने डाइल्यूट किए। क्या उसमें कंपनसेशन पार्ट भी है? क्योंकि अगर बस चले तो कई बार क्या होता है कि आप लेबर रख रहे हो और लेबर भी ब्लैकमेल करती है, तो जो उसको एम्प्लॉय कर रहा है वो बोलता है कि हम कंपनसेट तो कर रहे हैं, और उसके बाद कोई कंप्लेंट करे कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उसको ये सेक्शन कैसे देखेगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आप अगर कंपनसेशन भी दे रहे हैं तब भी अगर आप उनके कंसेंट के बिना लेबर करवा रहे हैं उनसे, तो वो गलत है जी। इवन विद कंपनसेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ लेबरर, वो गलत है। लेकिन जिस समय ये फंडामेंटल राइट दिया गया था उस समय हमारी सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि लोगों से बेगार भी करवाई जाती थी, कि जबरदस्ती करवाई जाती थी और बिना पैसे दिए करवाई जाती थी जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। विद कंपनसेशन भी अगर विदाउट कंसेंट है तो वो भी गलत है, वो भी गलत। यानी किसी भी आदमी से फिजिकल और मेंटल लेबर आप विदाउट कंसेंट नहीं करवा सकते। ये बेस था इस फंडामेंटल राइट के पीछे, वो अपने आप में एक एक्सप्लॉयटेशन है। आप एक व्यक्ति से वो करवा रहे हैं जो उसकी अंतरात्मा करने को नहीं मान रही है, वो नहीं करना चाहता, या उसे ज़रूरत नहीं, या वो वैसा काम नहीं कर सकता, लेकिन आप करवा रहे हैं उससे। चाहे फिर आप उसे कंपनसेट करें भी, तब भी वो एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो है। तो ये जो सेक्शन 23 है, इन दो चीज़ों पर जो है वो प्रोहिबिशन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अब इसी से एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है डॉक्टर साहब, कि क्या जो हमारे देश के लेबर लॉज बने थे वो उसका आधार यही सेक्शन को या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को माना जाए? मैंने शुरू में भी गर्ग जी ये बातचीत करते समय हमारी चर्चा हुई थी कि भी संविधान तो आधार है ही जी। संविधान आधार है हर लॉ का, चाहे वो लेबर से कंसर्न है, चाहे वो एम्प्लॉयर से कंसर्न है, चाहे कोई और लॉ है, संविधान आधार रहता है। और ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो फंडामेंटल ड्यूटी, जिन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन तीनों पर आधारित होता है जी। कोई भी लॉ जो है वो इनसे बाहर नहीं जा सकता। तो जितने हमारे लेबर लॉज बने थे वो समय के साथ साथ और ज़रूरतें महसूस होती गई, उनमें और प्रोविज़न जुड़ते गए। लेकिन जब ये फंडामेंटल राइट्स लिखे गए उस समय बेसिकल प्रॉब्लम ये थी हमारे सामने। जी जी जी। तो ये जो वो तो जोड़ा गया, वो तभी मेरा भी सवाल वहीं से शुरू हुआ था कि हाउ रेलेवेंट आर दिस, क्योंकि जो हम ब्रिटिश राज के टाइम पे देखते थे कि जिम्मेदार होता था और जनरेशन पुश्त दर पुश्त वो एक जिम्मेदार के यहाँ काम करती थी, बदले में सिर्फ उनको थोड़ा सा अन्न मिलता था और उसके अलावा उनके लिए कोई एक झोंपड़ी होती थी उनकी, ये वो भी बनाता था या वो खुद बनाते थे, नोबडी नोज जी। तो यहीं से मेरा प्रश्न था कि हाउ रेलेवेंट इट इज, एंड आई थिंक सबको इसका आंसर मिल गया होगा कि दिस मेक्स द बेसिस ऑफ लेबर लॉज। और इसी के साथ जुड़ा हुआ क्योंकि ये 23 और 24 है कि आप कहीं पे भी, खास करके फैक्ट्रीज में, आप 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय नहीं रख सकते। खास करके वहाँ जहाँ पे कि बहुत खतरे का काम हो, जैसे माइनिंग का काम है हमारा, या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे गिरने की संभावना, वहाँ तो बिल्कुल नहीं दे सकते। छोटे मोटे डोमेस्टिक सर्वेंट तो लोग अभी आज भी रखते हैं, लेकिन है उस पर भी प्रोहिबिशन।
Okay. क्योंकि उसमें ये एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन देगी 14 वर्ष से कम बच्चों को। तो एजुकेशन वो तभी ले पाएंगे अगर वो इस तरह के कामों से मुक्त होंगे। द राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि एक बच्चा जो है जिस पर जिम्मेवारी है घर चलाने की जी, या तो पहले गवर्नमेंट उसके घर के भी खर्चे उठाए तब वो स्कूल में जाएगा, जी, है ना। जैसे अब कुछ किया है, चावल वगैरह देते हैं, जब उसको दोपहर का खाना दे दिया, अब कुछ जगह किताबें, मतलब धीरे 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 हम उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस समय ये संविधान लिखा गया था उस समय भारत के हालात बिल्कुल अलग थे, जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन कैसी होती थी। तो ये फोर्स्ड लेबर सबके लिए, और बच्चों की एम्प्लॉयमेंट 14 साल से कम उम्र वालों की नहीं हो सकती, खास करके फैक्ट्रीज में और माइनिंग में और खतरे के काम जहाँ पे होते हैं। ये दो सेक्शन 23 और सेक्शन 24 जोड़े हुए फंडामेंटल राइट्स। जी। इसके बाद गर्ग जी नेक्स्ट आता है जो अपने आप में एक बहुत चर्चा का विषय, दैट इज राइट टू रिलीजियन। जी। शुरू में आपने भी ये प्रश्न किया था कि यदि इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कोई अपने आप में मतलब नहीं रह जाता। वास्तव में हमारा जो समाज है ये रिलीजन को बहुत मानता है। किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, और समय के साथ हमारे घटनाएं ऐसी घटी कि कई तरह के लोग यहाँ पे आए, उन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ, और कई धर्म यहाँ पे हमारे अपने ही पैदा हुए, जैसे सनातन, फिर बुद्ध भी, फिर आपका जैन धर्म है, जैन आपका सिख धर्म है, और जब इस्लाम लोगों यहाँ पे आए उन्होंने अटैक किया तो इस्लाम भी कुछ उन्होंने फैलाया, कुछ हमारे लोग जो गरीब थे वो उनके साथ जुड़ गए। देन अंग्रेज़ों के आने के बाद अपनी जो क्रिश्चियनिटी की और भी लोग बढ़े। तो कुल मिलाकर के 1947 में हमारे यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते थे। मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग दूसरे भी थे। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि हमने व्यवस्था अपनाई धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जबकि हमारे से अलग होकर के पाकिस्तान ने जब अपने आप को अलग किया था उसने अपना जो है इस्लामिक राज्य घोषित किया। जी। हमने हिंदू राज्य घोषित नहीं किया, हमने किसी धर्म से रिलेटेड राज्य घोषित नहीं किया, हमने किया धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी स्टेट का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जी। लोग तो इसलिए जरूरी था कि हम उस आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हम लोगों को फ्रीडम देते धर्म के बारे में भी। तो पहला जो हमारा राइट है सेक्शन 25 कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित हम हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार देते हैं, किसी मान्यता को मानने का अधिकार देते हैं जो धर्म से संबंधित हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जी। जो भी आदमी, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, उस धर्म की पूजा पद्धति में शामिल हो सकता है। वो चाहे तो एक धर्म से दूसरे धर्म में भी जा सकता है अगर उसकी अंतरात्मा उसको कहती है तो। ओके। क्योंकि ये सेक्शन जो 25 है इसका सीधा संबंध व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ है, और अंतरात्मा की आवाज़ कई बार परिस्थितियों के साथ बदल भी जाती है। जी। तो जैसे बहुत से हमारे हिंदू पंजाब में फिर वो सिख धर्म में चले गए, तो समय के साथ वो जो एक परिवर्तन आता है। तो कुल मिलाकर के इसमें लिखा गया है कि व्यक्ति की अंतरात्मा की जो आवाज़, अंतरात्मा वर्ड उसमें लिखा, अंतरात्मा, स्वेच्छा, कंसाइंस, ठीक है जी। कंसाइंस मतलब हमारी आंतरिक जो स्वचेतना है, ठीक है, जो हमारी आंतरिक स्वचेतना है, उसके आधार पर आप जो भी धर्म को मानना चाहे आप मान सकते हैं, उस पर किसी को कोई पाबंदी नहीं होगी, और इसको कोई और भी रिलीजियस ग्रुप या सोशल ग्रुप आकर के उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो है सेक्शन 25। इसी के साथ जुड़ा है फिर सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके धार्मिक क्रियाकलापों में, यानी जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उसमें वो शामिल हो सकता है। ओके। उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है, और उसमें वो जा भी सकता है, और उसमें किसी भी तरीके से मैनेजमेंट वो कर सकता है। इसको आप रोकेंगे नहीं। तो कोई इसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन एम्प्लॉई है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन वो अफेयर्स, वो रिलीजियस जो कार्यक्रम है वो किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध
नहीं होना, प्रचार प्रसार का नहीं होना चाहिए। वहाँ सेक्शन 295 पर वो पाबंदी भी है संविधान में वो जी। तो अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर धर्म चुनेगा। नंबर 2, वो उसके उस धर्म के सारे अफेयर्स में वो शामिल हो सकता है। और तीसरा ये है कि अपना जो उसका धर्म है, उस धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उसके क्रियाकलापों के लिए वो चंदा भी दे सकता है। ओके। चाहे वो उसको आप टैक्स मान लीजिए, चाहे वो उसको डोनेशन मान लीजिए। अगर मान लो किसी धर्म में ये भी है कि भी इतना आपको देना ही पड़ेगा, तो अगर उसकी वो मानता है तो वो दे सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो वो डोनेशन भी दे सकता है, पैसे से भी उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन ये 27। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेक्शन 28। ओके। ये आजकल इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है। सेक्शन 28 हमें ये कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यदि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है या किसी खास किस्म की रिलीजियस वर्शिप होती है, तो ये व्यक्ति की मर्जी है कि वो उसमें शामिल हो या ना हो। ओके। ये अभी ये रिसेंट पास में बहुत सारे इसी पर आप बात करेंगे तो हम और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई हमें फोर्सिबली ले जा नहीं सकता वर्शिप करने के लिए। ओके। और कोई हमें फोर्सिबली रोक भी नहीं सकता वर्शिप करने से। और यहाँ तक ये भी है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा वहाँ पे है, देन कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स इज कंपल्सरी। ओके। क्योंकि हो सकता है किसी और धर्म को माना जाता हो घर में, और वहाँ पे रिलीजियस कार्यक्रम किसी और धर्म का हो, वो जाए या ना जाए, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो ये 4 सेक्शन हैं जो हमें धर्म से रिलेटेड फंडामेंटल राइट देते हैं। अब एक व्यवस्था के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पहली बात तो ये कि वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से चुने, वो उसमें शामिल भी हो सकता है, वो उसमें डोनेशन भी दे सकता है, और कहीं पर भी इवन खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई उससे ज़बरदस्ती वर्शिप करवा नहीं सकता और ज़बरदस्ती वर्शिप करने से उसको रोक नहीं सकता। ये जो सेक्शन राइट टू रिलीजन है, क्योंकि हम बेसिकली एक पत्रकारिता चैनल है जी, और बहुत तरह की न्यूज़ हम देखते हैं जी, तो ये जो पिछले कुछ समय से हम एक माहौल देख रहे हैं जहाँ सुनते हैं कि धर्मांतरण को लेकर एजिटेशन हो रहा है, कोई घर वापसी की बात हो रही है, या पंजाब हमारा नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुए कि क्रिश्चियनिटी में लोग जा रहे हैं, है ना। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि यूपी में कुछ जगह पुलिस वालों ने बोल दिया कि आप नमाज ऐसे नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना नहीं है? क्या इसको उस श्रेणी में रखा जाएगा या डिफरेंटली रखा जाएगा? देखिए गर्ग जी, यहाँ तक तो संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट की बात है, उसका तो सरासर उल्लंघन है ही ये, इस पर तो कोई दो राय नहीं जी। कि अगर मान लो एक धर्म छोड़ करके लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, या फिर कोई वापिस आ रहा है, या किसी खास किस्म की वर्शिप कोई पब्लिक प्लेस पे करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस धर्म में उस तरह की परंपरा है या नहीं है। जी। अगर वो बिना किसी को कोई चोट पहुंचाए, बिना किसी कोई ट्रैफिक रोके, अगर पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसी वर्शिप करता है, तो किसी को उसमें आपत्ति होनी नहीं चाहिए एज फॉर एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न जी। और मान लो कि भी अब ये पंजाब में जो थोड़े क्लैशेस हुए, क्या हुए कि खास करके जब ये होता है ये त्यौहार जो आपका क्रिसमस है, उसी दौरान जो 2 साहबजादे हैं उनका शहादत दिवस उसी दौरान वो सप्ताह मनाया जाता है। तो एक के लिए वो गम का विषय है वही दिन कि 2 साहबजादे शहीद हुए, माइनर बच्चे थे, और दूसरे के लिए जो है वो एक खुशी का, क्योंकि उनका क्रिसमस का त्यौहार है। तो एक खुशी मनाता है, एक कहता है कि आप इस वक्त खुशी नहीं मना सकते जी। तो ये थोड़ा सा टकराव कई बार हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह, लेकिन धार्मिक नेतृत्व को भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह के टकराव से तो बचना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये वाला जो इशू है, अब मुझे नहीं पता ये बोलना सही होगा कि नहीं,
इसकी वजह से देश में बहुत अशांति है। अशांति है, बिल्कुल अशांति। कहीं पे बात ये हो रही है कि जी वंदे मातरम लगा दिया स्कूलों में, और वो मुझे भी लगता था कि क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो बहुत बार कई बार आप देखते हो कि पुलिस स्टेशन के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, या बहुत सारे सरकारी संस्थानों में आप कोई धार्मिक अनुष्ठान या कुछ होते देखते हो। तो क्या ये हमारे बेसिक संविधान जहाँ धर्मनिरपेक्षता बोली गई उसको ट्रेसपास नहीं करता? बिल्कुल ट्रेसपास करता है, क्योंकि राज्य का धर्म कोई नहीं होगा जी। धर्म व्यक्ति का होगा, धर्म समुदाय का होगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारे संविधान में लिखा है। तो यदि आप जो पब्लिक कोई इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कोई अनुष्ठान करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो संविधान की आत्मा के एकदम विरुद्ध है। हमें वैसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या गर्ग जी कि हमारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, बहुत से पॉलिटिशियन हैं, वो संविधान को कम देखते हैं, वो अपना फ़ायदा और नुकसान देख करके चलते हैं कि ये काम करने से मेरी वोट बढ़ रही है या मेरी वोट घट रही है। तो वो जो ढिलपुलपन रवैया है हमारे खास करके पॉलिटिशियंस का, वो हमारे को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता की जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको। हाँ। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जहाँ तक वंदे मातरम की बात, और कुछ लोगों ने तो इवन जनगण मन पर भी थोड़ा वो किया था, एतराज़ के पीछे उनकी एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब ऐसा कहा जाता है कि भी जो जनगण मन अधिनायक है, ये उस समय लिखा गया जब इंग्लैंड की महारानी पहली बार बॉम्बे में आई थी और गेट वे ऑफ इंडिया पे गाया गया था कि हम सारे जो भारत के लोग हैं आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे अधिपति हैं, है ना, जो भी है। तो कुछ लोग इस हिस्टोरिकल उसके कारण इसका विरोध करते हैं। अब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये हमारा विषय नहीं है। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम की यहाँ तक बात है कि भारत को एक माता के रूप में माना गया, लेकिन हमें इसका भी थोड़ा इतिहास पता होना चाहिए कि एक गुलामी जब हमारे यहाँ चल रही थी, तो एक आनंद मठ बंगाल में एक नॉवल लिखा गया था। उस आनंद मठ में पहली बार भारत की कल्पना देवी के रूप में की गई। उससे पहले ये देवी के रूप में इसकी कल्पना नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि भी भारत माता की जय बोलने से कुछ धर्म ऐसे हैं जो किसी प्रतिमा की जय नहीं बोलते, तो फिर वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मेरा संदर्भ इसमें डॉक्टर साहब सिर्फ इतना था कि बहुत बार हम ऐसे सुनते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स के अगेंस्ट कई बार बोलेंगे, बिल्कुल, है ना। तो अब वहाँ पे ठीक है, आज़ादी है, और जनरली ऑफ द रिकॉर्ड जैसे वो बोल देंगे कि आपको तकलीफ है तो आप अपने यहाँ से छोड़ दीजिए। और सबसे ताज़ा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो जम्मू में माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज का है। तो मेरा सिर्फ सवाल जो उत्सुकता या सवाल है वो ये है कि उस समय ये जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ प्ले करता है, जहाँ धर्म निरपेक्ष होते हुए भी हम इन सब चीज़ों पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो क्या लॉ वहाँ साइलेंट हो जाता है या इस सब को नज़रअंदाज किया जाता है पब्लिक सेंटिमेंट या वोट को देखते हुए? लॉ साइलेंट नहीं होता, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले साइलेंट हो जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि चाहे आप कोई धार्मिक संस्था भी बनाते हैं, वहाँ पे आप धर्म और कास्ट और सेक्स पर बेस्ड एडमिशन के लिए भेदभाव नहीं कर सकते जी। आप ये जो हमारा सेक्शन 28 है ये कहता है कि आप ज़बरदस्ती वर्शिप नहीं करवा सकते और आप वर्शिप करने से ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। लेकिन बाकी की स्टडी, बाकी की पढ़ाई, क्लासरूम में भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों ने परिस्थितियाँ ऐसी गंभीर हमारे सामने पैदा कर दी कि भी आज समस्या ये खड़ी हुई कि धर्म अपने आप में कुछ और तरह की चीज़ बन के रह गया, जहाँ पे दूसरों का विरोध करना ही महत्वपूर्ण हो गया। अपने धर्म के पक्ष में कम बोलो और उस पर आधारित दूसरे का कितना हम विरोध कर सकते हैं, ये परिस्थितियाँ बनी हैं हमारे नेताओं के ढिलमुल रवैये के कारण। पर हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, संविधान में इस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको इन ब्रीफ ये कह सकते हैं कि ये संविधान
कि एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, वहां पे कमी है। बिल्कुल। पर हमारा संविधान इस सब की हमें इजाजत नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अगले राइट पे चलते हैं। हाँ गर्ग जी, अब इसके बाद जो हमारा राइट है वो है सेक्शन 29 और सेक्शन 30 के अंतर्गत। ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है जी। सेक्शन 29 में ये कहा गया है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किए जाएंगे। माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन बेस्ड नहीं होती जी। माइनॉरिटी जो है वो कास्ट बेस भी आप मान सकते हैं, जहाँ रीति रिवाजों पर आधारित भी हो सकती है। माइनॉरिटी जो है वो राज्य के आधार पर भी हो सकती है ना। Okay. तो जो माइनॉरिटी है, क्योंकि कई बार लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनको बहुसंख्यकवाद ढक लेता है। मैं थोड़ा और आपको बताऊं इसमें कि लोकतंत्र का मतलब ये है, हमने शुरू में ये कहा था कि लोकतंत्र में चाहे एक आदमी भी है पूरी देश में जिसके रीति रिवाज अलग हैं, जिसका धर्म अपना है, चाहे वो धार्मिक है या वो नास्तिक है, उसके भी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत राइट्स उस तक पहुंचाए जाएंगे। ओके। बहुसंख्यकवाद जो है वो ये है कि आप बहुसंख्यक लोगों को ही देखेंगे, दूसरे जो हैं उसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। तो आजकल का हमारा जो थोड़ा लोकतंत्र है ये हम देखते हैं बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है। तो इस पर चलो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन माइनॉरिटी के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसकी अपनी भाषा होती है, उसके अपने रीति रिवाज होते हैं, उसकी धार्मिक किताबें एक भाषा में लिखी होती हैं, तो उनका प्रचार प्रसार करने की उनको स्वतंत्रता होती है कि उनको कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटी को खास करके ये इसलिए लिखना ज़रूरी था क्योंकि उस समय जब डिवीज़न के टाइम बहुत बड़े दंगा फसाद हुआ था, और दंगा फसाद हुआ था तो एक सेक्शन हमारे यहाँ ऐसा भी था, वो कहते थे कि जब हमने इस एक समुदाय को दे दिया दूसरा देश तो अब ये इनको यहाँ रहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने अपना लिया था लोकतंत्र को तो हम तो ये ऐसा कर नहीं सकते थे। इसलिए ताकि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट सेव रहें, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी जो भी और चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए माइनॉरिटी को ये पहला राइट दिया गया जी। और सेक्शन 30 के अंदर उनको दूसरा राइट दिया गया कि वो अपनी भाषा के लिए और अपने कल्चर के प्रचार प्रसार के लिए उस पर आधारित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। ओके। वो मेजॉरिटी भी खोल सकती है और माइनॉरिटी भी खोल सकती है और वहाँ पे वो उन चीज़ों को, लेकिन वो फिर भी एडमिशन देते समय भेदभाव नहीं करेंगे। ओके। और वो इसीलिए सेक्शन 28 रखा गया कि जब भी उनकी वहाँ पे कोई रिलीजियस मीटिंग होगी या वहाँ पे कोई प्रकार की वर्शिप होगी, फिर स्टूडेंट का अपना अधिकार है कि वो उसमें जाए या ना जाए, लेकिन वो अपने आप में उसके प्रचार प्रसार के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो मिनॉरिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और उनको अपने धर्म का और अपनी कल्चर का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का प्रचार करने के लिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ये गर्ग जी हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक मैंने आपको शुरू में कहा था जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो सिविल उसमें चला गया था। अब लास्ट में जो 6th है वो रेमिडीज़ का, उस पर भी हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं। वो रेमिडीज़ क्या है कि भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी के टाइम ही। ठीक है। और इमरजेंसी यदि ना हो, नॉर्मल सिचुएशन में यदि उन फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है, किसी का कोई हनन करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। सेक्शन 32 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट्स स्नैच किया गया वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील रिट पिटीशन दायर कर सकता है, या फिर 226 के अंतर्गत वो कर सकता है हाई कोर्ट में। और सेक्शन 32 के सेक्शन 4 में एक और प्रावधान भी है कि हर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हर कोई आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो फिर पार्लियामेंट किसी नज़दीकी कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए केसेस को सुन सके। वो फिर इनेक्टमेंट होगी पार्लियामेंट में कि कौन कौन से ऐसे कोर्ट होंगे किस जगह पे जहाँ पे वो फंडामेंटल राइट्स की रिट पिटीशन को भी सुन सकते तो हैं। ऐसे कोई कोर्ट्स हैं क्या? क्योंकि ये सवाल इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि मेरा एक फंडामेंटल राइट
या एक छोटा समुदाय या जैसे माइनॉरिटी कह लें या लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं जिनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की फीस ही पे नहीं कर पाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट से एनेक्टमेंट में तो कब वो बात हुई, तो इसका कोई और प्रोविजन है? फिर हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट क्योंकि स्टेट में होते हैं जी, तो फिर स्टेट लेवल पे हाँ, वो तो एक खास सिचुएशन में है जहाँ लगे कि भी अब मान लो कोई मणिपुर, मेघालय जो बहुत दूर है वहाँ से दिल्ली, या कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट भी एक ही है, वहाँ पे केस कब लगे ना लगे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ विशेष परिस्थितियों में पार्लियामेंट ये अधिकार देता है कुछ कोर्ट्स को कि वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उनको सुने। तो ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मैं इसमें लास्ट में एक चीज़ जोड़ दूँ, उस पर बाद में हम जाएंगे, वैसे कि फंडामेंटल राइट्स का महत्व बिना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक टीचर ने मुझे एक बात बताई थी कि जब यूएनओ का चार्टर लिखा गया राइट्स का, तो उस समय तक महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके थे पूरी दुनिया में। तो उन्होंने वो चार्टर जब महात्मा गांधी को दिखाया तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि मेरी अनपढ़ लेकिन वाइज माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि आपके राइट्स का कोई महत्व नहीं यदि आप कर्तव्यों को नहीं समझते। तो ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह और फंडामेंटल ड्यूटी अपनी जगह। लेकिन खैर चर्चा के उसके लिए कि सेक्शन 32 में हमारे को ये रेमेडी दी गई और ये हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा समझ तो आया कि हमारा पूरा लॉ इन बेसिक फंडामेंटल राइट्स पे है और बहुत बहुत डीप थिंकिंग और फिलोसफिकल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको संस्कृत में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः पे। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको इंटरप्रिटेशन समय समय पर राजनीतिज्ञों ने अपने हिसाब से की और वो इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट अब हम सबको ये पता चल गया होगा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इन्हीं के बेस्ड सारे लॉज इंडिया में चलते हैं। जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, क्योंकि यही फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स हमारा जीवन इस देश में, इस समाज में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।